Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to campus.pk. जी बच्चे, अच्छा जी, एक क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, आई थिंक सो आप ऑनलाइन होंगे बेटा। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी कहा था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं है। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मेरे लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा डिटेल में सुने ना, तो मैंने उसके अंदर भी कहा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो स्टेटमेंट है ना, वो जरा टेक्निकल थी। जो आपने मुझे स्टेटमेंट सेंड किया वो तो टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो सिंपल हो गई। तो ओल्ड बुक, पुरानी किताब जिनके पास है ना, ओल्ड पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम मोर देन द कोवेलेंट। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्गर नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड से। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 100% बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड 100% है, तो 100 में से 20% की कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी और 80% की कंट्रीब्यूशन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की होगी। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम स्मॉलर लेस स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। बात वही है, लेकिन जो बुक की स्टेटमेंट थी मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने बात की थी। ज़रा बात उसमें यह था कि थोड़ा सा टेक्निकल हो गए, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर कि आपने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर। हाँ, एमसीक्यूज में वहाँ पे जो मैंने देखा था उसके अंदर मोर आया हुआ है, मोर नहीं है उसके अंदर। आप इसको सिंपल इसमें ही ले लें कि लेस स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे। बेटा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बस ठीक है, बहुत हो गए सलाम, ठीक हो गए बेटा। वालेकुम सलाम, ठीक है, वालेकुम सलाम। अब सबको मैं वालेकुम सलाम करता रहूं तो फिर काफ़ी टाइम इसी में चला जाएगा। बेटा क्लियर हो गया? पता नहीं मैं नाम भूल गया उस बच्चे का, किसने मुझे सवाल किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल लेस स्ट्रॉन्गर देन दी कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात कंफर्म है। बाज़ औक़ात केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे भी कंसेप्ट्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा डबल लेक्चर के लिए अभी हम वो कर रहे हैं, टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा क्योंकि ECAT का भी तो है और ECAT का टाइम भी कम है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल मैं खुद अनाउंस करूंगा कि कब डबल लेक्चर होगा। ठीक है जी जी, ऐसा ही है। अगर 100% हो तो 80% कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और हाइड्रोजन बॉन्ड 20% है। बात वही है। नहीं बेटा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। ठीक है, 2 लिखा हुआ तो इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। 2 है तो ठीक है, या फिर आप किसी और बुक से कंसल्ट कर रहे होंगे, उसमें भी तो देखे हो सकता है वहाँ पे मिस प्रिंट भी आया हो। ठीक है ना बेटा? हाँ जी। खैर, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। ज़रा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, और आज आपका FLP भी है। FLP का जो पेपर होगा उसमें आप अभी जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ये भी शामिल है। ठीक है, अभी आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर होगा वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को, हाँ ये कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान अगर आप स्ट्रेंथ के हवाले से कंपैरिजन करें तो 20 टाइम हाइड्रोजन है, 80 टाइम हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। जी जी, ऐसा ही है। इसको आप इस तरह ना, असल में मेरे ख्याल है उस बच्चे को जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है या बात समझ नहीं आई है। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने उसमें भी कहा था कि स्ट्रॉन्गर नहीं है। ठीक है बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बेटा आप ज़रा लेक्चर पे फोकस करें क्योंकि आज का लेक्चर ज़रा इम्पोर्टेंट भी है
MCQs के हवाले से, और ये टॉपिक आपका नम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और UHS के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इस साल उन्होंने ये शामिल नहीं किया हुआ। बहरहाल हमने इसको पढ़ना है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, वो भी अकॉर्डिंग टू नम्स है, अकॉर्डिंग टू UHS नहीं है। ठीक है ना, हमने आपको दोनों साथ लेके जाना है, नम्स और UHS दोनों को हम साथ लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें इन टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर नम्स एग्जाम्स। ठीक है बेटा, और जो UHS के अकॉर्डिंग है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। तो याद रखिएगा बेटा कि डायमंड इज बेसिकली अ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखिएगा। हमने लास्ट टाइम भी शायद आप लोगों ने FSC में रेगुलर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे बेटा कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स है। आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मेटालिक सॉलिड है। ठीक है बच्चे, इसमें जो कोवैलेंट सॉलिड है उसके अंदर आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगे दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, इसलिए हम इनको कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। जो डायमंड है ये बेसिकली कोवैलेंट सॉलिड है और इसको हम एटॉमिक सॉलिड भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, दिस आल्सो नोन एज एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड भी हम कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो कोवैलेंट सॉलिड है इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि जो सॉलिड में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटम भी हो सकते हैं, सेम टाइप्स के एटम भी हो सकते हैं। हम इसमें दो एग्जांपल्स लेके जाएंगे, लेकिन जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम डायमंड को करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो एटम है वो सेम भी हो सकते हैं बेटा और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब आपके पास ये है कि कोवैलेंट सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम भी हो सकते हैं बेटा और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम सेम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डायमंड। ठीक है, डायमंड की अगर हम बात करें या ग्रेफाइट की बात करें तो इसके अंदर क्या है बेटा, कार्बन। टोटल कार्बन आपके पास सेम एक ही किस्म के एटम से मिलके वो होल कोवैलेंट सॉलिड बना हुआ है। दैट इज द सेम टाइप ऑफ द एटम्स या सेम या होमो एटॉमिक भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है बच्चे, और डिफरेंट में आपके पास सिलिका है। सिलिका है, इसका स्ट्रक्चर आपके उसमें नहीं दिया, नहीं है, SiO2। ठीक है, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक पोर्शन में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा कि जो कोवैलेंट सॉलिड है वो हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं बेटा। एक तो सेम एटम से मिलके बना हो सकता है और या फिर डिफरेंट एटम से मिलके भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है बेटा, जो सेम है दैट इज डायमंड, अभी जिसका हमने एग्जांपल दिया, अभी हमने एक्सप्लेन भी करना है, और जो डिफरेंट है वो है सिलिका। ठीक है बच्चे, अब यहां पे जो डायमंड है उसका हम जरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, जरा यहां पे बोर्ड पे देखिए जरा सारे बच्चे। अभी हमने बात किया बेटा, अभी हमने इसके हवाले से डिस्कस किया कि डायमंड इज बेसिकली एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एक तरह से ये बात आप याद रखिएगा कि डायमंड एक एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। एलेक्ट्रोपिक फॉर्म किसे कहते हैं बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट इन फॉर्म। ठीक है बच्चे, अब हम जरा स्ट्रक्चर को मैं वैसे यहाँ पे रफली ड्रा करूंगा बच्चे, जरा इसको आप याद रखिएगा, इसके बाद फिर हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड लाइन है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। हमारे पास डायमंड के अंदर एक डायमंड, सिंपल डायमंड की अगर हम बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 3-4 बना लेता हूं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, अब यहां पे आप जरा इसको इस तरह से समझे, इस तरह। बस मैंने आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया है डायमंड के लिए। जी बेटा, सेम में होमो एटॉमिक, बिल्कुल। अब आप जरा देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहां पे जो बात हम डिस्कस करेंगे उसमें याद रखिएगा, जो अगर हम एक पार्ट को देखें तो ये आपके पास एक कार्बन 4 मजीद कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहां पे जो शेप होगी
याद रखिएगा बेटा, द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। शेप कौन सी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल होगी। और याद रखिएगा टेट्राहेड्रल शेप के लिए या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री। तो हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा बेटा? 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है आपके पास। ठीक है बच्चे। और अगर हम दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि इस कार्बन के साथ तमाम कार्बन के आपस में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। जाहिर बात है बोर्ड पे बनाते वक्त आगे पीछे हो गया बेटा, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है डायमंड की उसमें याद रखिएगा कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक है, सबके अंदर सेम है। ठीक है, दैट इज 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर जी। अब आप यहां पे देखें जरा कि हमने अभी बात की बेटा टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है बेटा? बॉन्ड एंगल इज 109.5। ठीक है बच्चे। और बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर। ये पॉइंट्स हम बना रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो, कुछ पेपर के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। इसके बाद आपको पता है कि अगर एक कार्बन अगर 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और सारे के सारे बॉन्ड ऑक्युपाइड है, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड ऑक्युपाइड है, कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, तो याद रखिएगा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 में क्या है बेटा? एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। ओवरलैपिंग इज समथिंग डिफरेंट और हाइब्रिडाइजेशन समथिंग डिफरेंट। ये हम आगे जब हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे तो वहां पे बात डिस्कस करेंगे बेटा कि यहां पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये आपस में इंटरमिक्स होकर जो हाइब्रिडाइजेशन देगी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा ये, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चे। सो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन भी कर लेते हैं बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, फॉर अभी जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना बेटा, तो याद रखिएगा कि डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, डायमंड क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये बेड कंडक्टर है। अच्छा जी, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जरा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर उनकी अरेंजमेंट की हम बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपके पास ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल है। अगर हम उनके अंदर मौजूद कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट देखें और ओवरऑल लुक देखें तो जो ओवरऑल लुक होगी बेटा दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट के बुनियाद पे हम क्या कहेंगे बेटा? अरेंजमेंट ऑफ द एटम, अरेंजमेंट ऑफ द एटम किसकी तरह रखेंगे बेटा? आपको लुक लाइक हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। इंसुलेटर, हाँ जी, इंसुलेटर आपकी बात हो गई ना बेटा, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। नहीं बच्चे, नहीं जरूरी नहीं है। देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के अपने ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है। अब आपको पता है कार्बन के अंदर s भी तो है ना बेटा, s भी है और p भी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद रखिएगा सेम एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए आप जो बात कर रहे हैं ना वो ओवरलैपिंग की है बेटा शाकिर। जो बात आप कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के अंदर आपको दो डिफरेंट एटम्स चाहिए होते हैं बेटा। डायमंड, ये कहां से बात कर रहे हो बेटा आप? जहरा बेटा डायमंड इज गुड कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। नहीं बेटा, कभी डायमंड इज समथिंग एल्स एंड ग्रेफाइट इज समथिंग एल्स। दोनों आपस में कभी सेम नहीं हो सकता बेटा। डायमंड अलग है, ग्रेफाइट अलग है। डायमंड इज द वेरी हार्डेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ठीक है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन कभी मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, डायमंड इसलिए बेड कंडक्टर है
क्योंकि डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा कि कंडक्टिविटी इज समथिंग समहाउ रिगार्डिंग टू या रिलेटेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कंडक्टिविटी कैसे शो करेगी? तो प्योरली ये नॉन कंडक्टर है, प्योरली बैड कंडक्टर है या प्योरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट भी बैड कंडक्टर है, बट उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक और पॉसिबिलिटी है। जब हम एक्सटर्नल सर्किट को ग्रेफाइट के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन लेयर्स में मौजूद है उसके साथ पैरेलल अगर हम उस बैटरी को जोड़ दें तो कंडक्टर होगा, अदरवाइज वो भी बैड कंडक्टर है। मैं बताने लगा हूं बेटा, मैं बताने लगा हूं, उसी के ऊपर भी जाने लगा हूं, उसी के ऊपर भी जाने लगा हूं। जी बेटा, मैं भी उसी के ऊपर जाने लगा हूं। तो अरेंजमेंट ऑफ द एटम के हवाले से अगर हम देखें तो डायमंड इज हेक्सागोनल। अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हवाले से हम देखें तो ये क्या है बेटा? हेक्सागोनल है। ठीक है बेटा। और अगर हम एक यूनिट सेल को देखें, जाहिर बात है हमारे पास ये यूनिट सेल के फॉर्म में भी होगा ना बेटा। अगर हम डायमंड की एक यूनिट सेल को देखें तो वो यूनिट सेल बेसिकली वन यूनिट सेल या यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब आपके पास यहां पे दो तीन बातें आ गई बेटा। डायमंड की अगर हम बात करते हैं, अगर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के दरमियान अगर बॉन्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके पास टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आ जाएंगे बेटा। अगर हम जितने भी कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो वो आपके पास कैसे लगेंगे बेटा? आपको वो लुक लाइक का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लगेंगे। लेकिन अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, एक यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल का जो सेल की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। पॉइंट इज गॉट इट बेटा? जी जी बेटा बिल्कुल। उसके लेयर, लीनियर मींस लेयर फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है बेटा, डायमंड लेयर फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब आपके पास एक लेयर ग्रेफाइट का ये है ना, तो नेक्स्ट लेयर ऊपर होगा ये, तो इन दोनों के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट के अंदर एक लेयर और सेकेंड लेयर के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करती है बेटा। इसलिए मैंने आपको कहा था दिस इज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जिसमें डायरेक्शन चेंज करने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? अब आपको जो बताने लगा था, अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल हमारे पास क्या है बेटा? यूनिट सेल ऑफ द डायमंड इज लुक लाइक अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बच्चे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। और इसके अंदर अगर आप बात करें कॉर्नर और फेसिस की बात करें, कॉर्नर और फेसिस की बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कॉर्नर और फेसिस की बात करें तो एक यूनिट सेल डायमंड के अंदर जो कॉर्नर है उन पे 8 कार्बन होते हैं बेटा। 8 कार्बन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस। ठीक हो गया बच्चे? 6 कार्बन एटम और 8 कार्बन एटम की हमने बात कर ली। ठीक है बच्चे, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा कि आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल कार्बन आर प्रेजेंट इन डायमंड। ये अलग से एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल कार्बन कितने हैं। टेट्राहेड्रल कार्बन से मुराद ये है कि वो कार्बन जो होल स्ट्रक्चर के विद इन द बॉडी हो, मतलब दरमियान, बिल्कुल दरमियान में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो मौजूद होंगे बेटा, उनको हम टेट्राहेड्रल कार्बन कहेंगे। दोबारा मेरी बात सुनो बेटा कि डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर वो तमाम कार्बन जो विद इन द बॉडी ऑफ द डायमंड हो, दैट कार्बन इज नोन एज टेट्राहेड्रल कार्बन। तो ये टोटल आपके पास होते हैं 4। ठीक है बच्चे, तो आप यहां पे कह सकते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल कार्बन की अगर हम बात करें तो बेटा ये कितने हैं बेटा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई एक यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन हो गए। अगर आपसे पेपर में पूछे कि हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ द डायमंड, तो ये भी एमसीक्यू है बेटा। जिस तरह सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl था, इसी तरह कार्बन के अंदर ग्रेफाइट के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर 18 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 18 कार्बन। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट सेल टोटल कितने हो गए बेटा? 18 कार्बन। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने अभी आपको कहा कि भाई यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक है
और इसके अंदर कॉर्नर्स पे 8 कार्बन है, फेस पे 6 कार्बन है बेटा। टेट्राहेड्रल कार्बन कितने हैं? 4। अब टेट्राहेड्रल कार्बन कौन से कार्बन थे बेटा? मैंने अभी आपको बता दिया, वो तमाम कार्बन जो विद इन द बॉडी हो, विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी हो, तो उन कार्बन्स को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन। और टेट्राहेड्रल कार्बन टोटल कितने हैं बेटा विद इन द बॉडी? 4 कार्बन एटम होते हैं। तो टोटल एक यूनिट सेल की बात हो रही है। देखिए टोटल 4 कार्बन पूरे एक डायमंड के अंदर नहीं है, एक कंप्लीट डायमंड का जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो यूनिट सेल होगा, उस एक यूनिट सेल के दरमियान में विद इन द बॉडी आपके पास क्या होगा बेटा? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेटा। इफ वी टॉक अबाउट द 1 यूनिट सेल ऑफ द डायमंड, देन आपने याद रखनी है बेटा, द ज्योमेट्री ऑफ द डायमंड विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बेसिकली यहां पे ये है ना बेटा कि हमारे पास 1 या 2 कार्बन या 20-30 कार्बन से मिलकर तो डायमंड तो नहीं बनेंगे ना बेटा। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द कार्बन एटम्स मिलकर आपके पास एक डायमंड फॉर्म करते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता है कि नेटवर्क लाइक है, बहुत सारे। देखिए अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप 2-3 मॉलिक्यूल यहाँ पे शो किया है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 3D स्ट्रक्चर में इसको एक्सटेंड करता जाऊं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स शेप बन जाएगी। और इसकी शेप आप इस तरह समझिए कि नेटवर्क लाइक है, बहुत सारे। जब आप 3D में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इसके अंदर यूनिट सेल्स मिलके एक डायमंड का आपके पास क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूल बनेगा। डायमंड का आपके पास एक सॉलिड क्रिस्टल बनेगा। अब यहां पे ये है कि जो जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे, जी बेटा यूनिट सेल में 18 है, ठीक है, 18 इसके अंदर होगा बेटा। ग्रेफाइट के अंदर इसकी वेरी करेगी, बक्की बाल के अंदर इसकी वेरी करेगी। ठीक है बच्चे, आपके पास जो डायमंड है उसके अंदर टोटल 18 कार्बन एटम इन अ 1 यूनिट सेल मौजूद होंगे। जिस तरह सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स थे? 4। डायमंड के अंदर कितने होंगे? 18 कार्बन होंगे। ठीक है बच्चे, तो जो मैं आपको बात लगा था बेटा, यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 कार्बन ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पे मौजूद हैं। ठीक है बच्चे, 6 कार्बन ऐसे हैं जो फेस के ऊपर मौजूद हैं, और बाकी 4 कार्बन ऐसे हैं जिनको हम टेट्राहेड्रल कार्बन कहते हैं। और टेट्राहेड्रल कार्बन मींस क्या है बेटा? दोज कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ डायमंड। ठीक है बच्चे, तो टोटल मिला के आपके पास कितने हो गए? 18 हो गए। देखिए ना, 8, 6 और 4, टोटल आपके पास कितने हो गए? 18 कार्बन एटम्स। जी बच्चे, क्लियर हो गए बेटा? यूनिट सेल वाली बात क्लियर हो गई बेटा? ये एमसीक्यू से, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से याद रखना है। टेट्राहेड्रल कार्बन समझ गए ना किसे कहेंगे? टेट्राहेड्रल मींस दोस कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द डायमंड। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, अभी हमने बात की बेटा, डायमंड जो है एक तरह से आपके पास प्योरली नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से दे आर प्योरली नॉन कंडक्टर। द पॉइंट इज गॉट इट बच्चे? ठीक हो गया। इसके बाद याद रखिएगा, इन पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है ये, हार्डेस्ट थिंग है बेटा। डायमंड इज वेरी हार्डेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और जब 3D स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, 3 डायमेंशनली जब तमाम के तमाम यूनिट सेल्स मिलके आपके पास एक जायंट मॉलिक्यूल बना देंगे, तो डायमंड आपके पास एक बहुत ज्यादा आपके पास हार्ड मटेरियल बन जाएंगे बेटा। दुनिया में डायमंड से बढ़ के कोई चीज दुनिया में हार्ड नहीं है। वजह यही है कि टोटल कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन तमाम के तमाम कार्बन अपने ही तमाम जो जितने भी बॉन्ड है उन सब को यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट? इसके बाद एक और बात भी याद रखिएगा, आपसे एक सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चे, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो बच्चे ने मुझे सवाल किया कि सर डायमंड के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ठीक है ना, जो प्योर डायमंड है दैट इज बेसिकली कलरलेस। एक बात याद रखिएगा, इसमें बेसिकली बात ये होती है, डायमंड डिफरेंट कलर में आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि डायमंड के अंदर डिफरेंट इंप्योरिटीज आ जाती है। जब इंप्योरिटीज आ जाती है तो वो डिफरेंट कलर शो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायमंड की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई होती है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी लिख लो, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो लाइट क्या हो जाता है बेटा? जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको शाइन कर देते हैं। अगर इसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद है तो वो डिफरेंट कलर भी शो करेंगे, डिफरेंट कलर शो करते हैं बेटा। कलर ये किस वजह से? ड्यू टू इंप्योरिटीज।
अगर आपके पास प्योर डायमंड हो ना बेटा, प्योर डायमंड हो, यस प्योर डायमंड हो, तो याद रखिएगा कि जो प्योर डायमंड है दैट इज कलरलेस। इंप्योरिटीज हो तो कलर आपको प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बात ठीक है बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चे। इसके बाद एक और बात भी याद रखिएगा कि डायमंड किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा। आपके पास अब अगला टॉपिक है आपके पास, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। मजे की बात यह है कि आयोडीन इज आल्सो, बेटा कर सकते हैं लेकिन आपको ना इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। यस कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली बात तुमने सही की है बेटा, तैयबा बेटा। हाँ जी, बेड कंडक्टर होने की वजह से देखिए, कोई भी मटेरियल गर्म हो, हॉट हो या कोल्ड हो, तो बेसिकली उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कैसे गर्म होगा? ठीक है, मेल्ट हम कर सकते हैं बेटा, इसको हाई टेम्परेचर देके मेल्ट कर सकते हैं। दुनिया में कोई चीज नहीं जिसको मेल्ट ना कर सके, हर चीज मेल्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर दे देंगे ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी, और मजे की बात, आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपने डायमंड को कट करना हो ना तो डायमंड से ही कट करेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आप डायमंड को कट करने के लिए आप कोई आयरन इस्तेमाल करें, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटा। मैक्रो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बहुत सारे कार्बन एटम्स मिलकर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए ना, मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अगर आप डायमंड को वैसे कट करना है ना, तो आपको डायमंड को कट करने के लिए भी डायमंड चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है डायमंड से ज्यादा कोई हार्ड मटेरियल दुनिया में नहीं है। हाँ अलबत्ता आप उसको मेल्ट करके आप उसको वो कर सकते हैं, लेकिन कट करना हो बेटा, कट करने के लिए आपको डायमंड ही चाहिए। तो इसीलिए आपने इंग्लिश का वो मुहावरा भी सुना होगा ना, डायमंड कट्स डायमंड। हाँ जी, तो वहां से बेसिकली बात इसलिए है क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल इन दिस यूनिवर्स है। स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, जी बच्चे, अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, तो बेटा याद रखिएगा आयोडीन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनके अंदर याद रखिएगा वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, इनके अंदर वीक वैंडरवाल फोर्सेस, या आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की भी बात इसमें कर सकते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सेम बात है, इसी को वैंडरवाल्स को ही कहेंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अगर हम एक लैटिस की बात करें तो लैटिस याद रखिएगा कि एक लैटिस की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टल लैटिस ऑफ द आयोडीन, तो ये भी ऑब्वियसली फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बच्चे, लेकिन यहां पे एक मजे की बात यह है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे मजे की बात यह है बेटा कि जो यूनिट सेल है आपके पास आयोडीन की, अगर हम बात करें तो आयोडीन के अंदर जो लैटिस पॉइंट्स है ना, लैटिस पॉइंट्स मैंने आपको कहा था वो पॉइंट है या वो पोजीशन है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद है। तो जो लैटिस पॉइंट ऑफ द आयोडीन की अगर हम बात करें तो एक लैटिस पॉइंट के अंदर आयोडीन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पे बात याद रखेंगे बेटा कि जो लैटिस पॉइंट है उसके अंदर जितने भी आयोडीन है दैट आर डाई एटॉमिक आयोडीन। ठीक है बेटा, डाई एटॉमिक आयोडीन। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, मैं यहां पे स्ट्रक्चर जरा ड्रा करता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्यूब है, अगर मैं क्यूबिक शेप की यहां पे बात करूं, ठीक है बच्चे जी, ये आपके पास एक क्यूब आ गया बेटा। अब इस क्यूब के अंदर अगर हम आयोडीन की बात करें तो मैं आयोडीन को यहां पे बनाने लगा हूं बेटा। ये फॉर एग्जांपल लैटिस पॉइंट है, तो दो आयोडीन एटम्स मिलके आपके पास एक आयोडीन I2 मॉलिक्यूल बना देंगे बेटा। और I2 मॉलिक्यूल बनाने के बाद जो लैटिस या यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक यूनिट सेल के अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन तमाम पे दो दो आयोडीन इस तरह से मौजूद होंगे। ठीक है बेटा,
अच्छा बेटा ईशा, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि जब बात होती है ना डायमंड की तो वैसे भी गर्ल्स बड़ी खुश हो जाती है। ये मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इसका कट करना या नहीं करना सोचेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह आपको नसीब भी करे। चले ठीक है, मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ। बहरहाल हमारी जो कंसर्न है वो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड था। आयोडीन बेटा एलॉय नहीं है, आप इसको एलॉय नहीं कह सकते। एलॉय इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ मेटल्स ओनली। मेटल का अगर मिक्सचर हो तो वो एलॉय है, एलॉय नहीं कहेंगे बेटा। आयोडीन खुद इटसेल्फ एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आयोडीन मॉलिक्यूल आपने नाम नहीं सुना बेटा, आयोडीन सॉलिड है और इसकी सब्लिमेशन होती है, ये कभी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। खैर, तो लेटेस्ट पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, डाई एटॉमिक आयोडीन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको यहां तक। अगर हम बात करते हैं इसकी एक यूनिट सेल की बात करें, अगर एक यूनिट सेल की बात करें, 1 यूनिट सेल की बात करें, तो याद रखिएगा एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने आयोडीन होंगे बेटा, टोटल आयोडीन होंगे 14 आयोडीन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, एक आयोडीन का जो यूनिट सेल है उसके अंदर 14 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बच्चे, कितने होंगे, 14 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है बच्चे, इसमें एक बात याद रखिएगा, आयोडीन के अंदर 8 और 6 की अगर हम बात करें तो आयोडीन के अंदर कॉर्नर पे 8, कॉर्नर्स के ऊपर 8 आयोडीन है और फेसेस के ऊपर 6 आयोडीन है। ठीक है, टोटल कितने हो गए बेटा, 14। तो यहां पे ये बात भी जरा आप लोग याद रखिएगा। कॉर्नर्स की बात करते हैं, कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स में आपके पास 8 आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चे, और जो फेस है उसके अंदर कितने हैं, फेस के अंदर तकरीबन 6 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है। टोटल आपके पास कितने हो गए बेटा, 14 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। टोटल कितने हो गए, 14 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो गए। I2 मीन्स क्या है बेटा, I2 मीन्स 28 मॉलिक्यूल, 28 एटम्स, सॉरी 28 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 14। वेरी गुड, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। वैसे तो ये जब आप नॉर्मली पेपर देते हैं बोर्ड के तो उसमें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा अगर हम 2 आयोडीन के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें, आई और आई के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें, हम 2 केसेस 2 फॉर्म में करेंगे। एक तो आई और आई के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है, एक तो हम डिस्कस करेंगे सॉलिड फॉर्म में और एक हम बात करेंगे गैसियस फॉर्म में। अगर हम आयोडीन टू आयोडीन बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें इन सॉलिड केस तो ये आपके पास है तकरीबन 271.5 पिकोमीटर, 271.5 पिकोमीटर। और अगर हम बात करते हैं आयोडीन इन गैसियस फॉर्म तो बॉन्ड डिस्टेंस है बेटा, याद रखिएगा 266.6 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, सॉलिड में कुछ और है और गैसेस में कुछ और है। अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि आयोडीन, अगर हम वैसे बात करें ना सॉलिड और गैसेस की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और गैसेस फॉर्म में अगर हम बात करें तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे तो उलट हो गए ना, गैस में हमारे पास कम डिस्टेंस है, सॉलिड में हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस है। हाँ जी, क्या रीजन हो सकता है, कोई पता है किसी को इसके पीछे क्या रीजन है? वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन ये इतने ज्यादा आपके कोर्स स्कोप से बाहर है। याद रखिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं ना सॉलिड्स की, आपने एक थ्योरी पढ़ के आए होंगे बेटा, एक थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, याद है? हाँ जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होना भी चाहिए, बहुत मजे का थ्योरी है। हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, सॉरी यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपको अगर याद हो तो हमारे पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे और एक एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। याद है सबको बच्चे, या भूल गए? बहरहाल मैं बताने ये चाह रहा हूं कि सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बता दूंगा कि जो आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जी जी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आयोडीन टू आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। एज ए रिजल्ट वो उसको रिपल करने की वजह से सॉलिड फॉर्म में उसका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो गैसेस के फॉर्म में इंक्रीज हो जाती है,
सॉलिड के फॉर्म में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गैसियस फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इतना अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से जरा थोड़ा दूर दूर वैसे भी मौजूद होते हैं। सॉलिड में वो कंपैक्ट है ना, बहुत क्लोज एक दूसरे के करीब है, इसलिए उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये चैप्टर यहाँ पे हो गए कंप्लीट। ठीक है बच्चे, यूनिट नंबर 3 आपका हो गया बेटा, 2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट है दैट इज स्टेट ऑफ मैटर्स। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? बेटा यहां तक आपके जो है एफएलपी में शामिल है, मैंने यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। बेटा एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं बेटा। एक देखिए आपके पास I2 है ना, इस I2 की बात करें तो एक I ये है और एक I ये है। तो आपके पास सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में I to I जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसकी मैंने बात की है। बॉन्ड लेंथ की बात आप कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 आयोडीन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक हो गया बच्चे? अब मैं इसको रेस्ट करता हूं बेटा, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे हम। बेटा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनके अंदर एमसीक्यूज ये बन सकते हैं। बेटा मैं जरूरी नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यूज का स्टेटमेंट लिखे ऑप्शन लिखता रहूं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चे? हाँ जी, क्योंकि आगे जब आपका ऑर्गेनिक पोर्शन शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक खासतौर पर उसकी बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज के स्टेटमेंट लिखता रहूँ। उसके अंदर बहुत सारे रीजनिंग है, स्ट्रक्चर्स बनाने, हमने कन्वर्जेंस को हमने इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करना है। तो आप खुद जरा समझे। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दे सर। ऑब्वियसली बेटा लार्ज साइज वही बात है ना बेटा, मैंने आपको देखे बात वही है, मैंने जरा उसको वर्डिंग चेंज करके बोला है, आप उसको किसी और वर्डिंग में बताना चाह रहे हैं। बात बिल्कुल वही है, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, आपको पता है पोलैरिटी बढ़ जाती है। ये बात भी क्लियर है ना सबको। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब ज्यादा थिक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर पोलैरिटी बढ़ जाती है। सिंपल वर्डिंग में आप यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री ये कहेंगे, इसकी केमिस्ट्री ये कहती है कि भाई जो आयोडीन है उनके अंदर मौजूद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर अपना इफेक्ट काज करते हैं। एज अ रिजल्ट सॉलिड के केस में जब वो रिपेल करेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस है वो जरा, बॉन्ड लेंथ है वो जरा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बस दैट्स इट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपका चैप्टर है बेटा यूनिट नंबर ये 3 है ना? हाँ जी 3। यूनिट नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी बच्चे, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपके नम्स में है, यूएचएस में नहीं है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूएचएस में है वो नम्स में नहीं है। पढ़ने हमने सबको है, ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये नम्स के अकॉर्डिंग है, ये यूएचएस के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चे, अभी जो मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूं दैट इज ऑब्वियसली आप सबको पता है बेटा, दैट इज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें जस्ट मैं नाम हेडिंग देता हूं इलेक्ट्रॉन का, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहां पे हमने इतने डिटेल में एक्सपेरिमेंट ड्रा करके करने की जरूरत नहीं है, हमने बेसिक पॉइंट्स को देखना है जो आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है बच्चे? अच्छा जी, प्रीवियस उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं बेटा। बीबी जी, अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, वरना मैं इस टॉपिक को शुरू करने लगा हूं। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए बेटा, 9th में भी आपने इसको पढ़ा है बेटा। किसने किया था इसको, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किसने किया था बेटा? इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था सर विलियम क्रुक ने। ठीक है बेटा, किसने किया था? विलियम क्रुक ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। और कब परफॉर्म किया था बेटा एक्सपेरिमेंट को? इसको उन्होंने परफॉर्म किया था अबाउट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तकरीबन 1895 या 1896, बाज़ किताबों में इसको वेरी किया हुआ है। क्या कह रहे हो बेटा? नो? ठीक है बेटा। अच्छा जी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यार, सर विलियम क्रुक ने क्या किया था बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए
इलेक्ट्रॉन को, यार ये बैटरी डाउन हो गया, जरा देख, ठीक है। तो इसमें आपके पास विलियम क्रुक वाज द फिजिसिस्ट, ये बंदा बेसिकली फिजिक्स का था, ठीक है। इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। और कैसे किया इसको हम जस्ट वैसे ही ऑरली बताएंगे। जी बेटा चेंज हो रही है, ऑरली बता देंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसमें हमने तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट को यहां पे ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। तो नंबर 1 है जी जी, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, बेसिक प्रिंसिपल की बात अगर हम करें बेटा इसमें, तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैसेस आपके पास क्या है बेटा, नॉन कंडक्टर है, ठीक है बेटा। ऑर्डिनरी कंडीशन पे हमारे पास गैस क्या है बेटा, गैस नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तो गैस क्या हो जाएंगे बेटा, गैस कंडक्टर हो जाएंगे, गैस क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, गैस की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बेटा एफएलपी आपका सिर्फ सेकंड चैप्टर से होगा, ठीक है, सिर्फ सेकंड चैप्टर से होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपके पास बेसिक प्रिंसिपल है इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कि जो आपको पता है ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैस भी फिल करते हैं या वाटर वेपर इस्तेमाल करते हैं या कोई एयर हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके अंदर एयर गैस इस्तेमाल करें या एयर इस्तेमाल करें या कोई आप वेपर से इस्तेमाल करें, तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे अगर ज्यादा हाई प्रेशर हो तो इसकी कंडक्टिविटी नहीं होती, कंडक्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी को, और डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कैथोड रेज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर प्रेशर को कम कर देते हैं ताकि गैस क्या करे, कंडक्टिविटी शो करे, ठीक है बच्चे। एज ए रिजल्ट हमारे पास इस बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक कैथोड रेज की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चे, जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो। याद रखिएगा कि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो मेटालिक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है बेटा। एनोड का काम पॉजिटिव है और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या चीज ऑब्जर्व की गई बेटा, हाई वोल्टेज अप्लाई की बेटा under the reduced pressure with the help of वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर को रिड्यूस किया। जब प्रेशर को रिड्यूस किया और हाई पोटेंशियल अप्लाई की, तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो गए। मीन टू से कि जो एनोड है उसके बैक साइड जो वॉल है उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको पता है, उसको सारे यहाँ पे हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेटा जो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया था दैट वाज अबाउट 0.01 टॉर प्रेशर उन्होंने यहां पे मेंटेन किया था, और जो वोल्टेज दिया था, वोल्टेज अप्लाई किया था वेरी हाई वोल्टेज दैट वाज अबाउट 5000 टू 10,000 वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब से क्या प्रोड्यूस हो गए बेटा, क्या चीज प्रोड्यूस हो गए, डिस्चार्ज ट्यूब से जो ट्यूब है उसके अंदर से ग्लो प्रोड्यूस हो गए, जो कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द क्या था बेटा, कैथोड था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो एमसीक्यूज के हवाले से हैं, ठीक है, दैट इज 0.01 टॉर उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया बेटा और वोल्टेज इतना दिया। याद रखिएगा जो वोल्टेज अप्लाई किया है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। एक तो उस गिलास की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द गिलास ट्यूब, ठीक है। सेकेंड इज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। प्रेशर ज्यादा हो तो आपको वोल्टेज भी ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, और अगर लेंथ ज्यादा हो तब भी आपको हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी, ठीक है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करे। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, तो ये आपके पास मेन इसके अंदर जो है पॉइंट्स थे जिसमें उन्होंने क्या किया, और आपको पता है कि जो है ये ग्लो प्रोड्यूस किया बेटा, ग्लो प्रोड्यूस किया, ठीक है, और ग्लो प्रोड्यूस करने के बाद जो डिस्चार्जिंग है दैट वुड शो द फॉर्मेशन या दैट वुड शो द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज, ठीक है बच्चे।
तो ये आपके पास मेन एक्सपेरिमेंट और कुछ एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है बेटा, अब हम जरा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज भी मैं यहाँ पे स्लाइड बताऊंगा बेटा आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो सबको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो यह है कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे हैं बेटा, ये आप सबको याद, ये सबको आप क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज की वजह क्या है बेटा, इसकी बिहेवियर है इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर डिसाइड कर रही थी कि भाई ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर आपको याद हो तो जे पेरिन नाम, बंदे का नाम क्या था बेटा जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, जे पेरिन वाज द नेम ऑफ दिस फिजिसिस्ट, जिसने क्या किया था, इस कैथोड रेस को जब प्रोड्यूस किया, डिस्चार्ज ट्यूब से प्रोड्यूस किया, तो उसके बाहर से उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उसने क्या किया बेटा, उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने क्या चीज ऑब्जर्व की बेटा, उसने ये चीज ऑब्जर्व की, जब फॉर एग्जांपल ये डिस्चार्ज ट्यूब है, लेट्स सपोज ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, होल डिस्चार्ज ट्यूब है, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या होता है बेटा, एक तरफ को साउथ पोल है, एक तरफ को नॉर्थ पोल है। ठीक है, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब डिस्चार्ज ट्यूब को रखा और जब कैथोड रेस की प्रोडक्शन हुई तो उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की बेटा, कि जो कैथोड रेस है उसकी बेंडिंग, आप इस तरह कह सकते हैं, इसकी जो बिहेवियर है कुछ इस तरह से शो हो गई कि जो कैथोड रेस है जब वो स्ट्रेट मूव कर रहे थे, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये जो कैथोड रेस है उसकी बेंडिंग शुरू हो गई बेटा, बेंडिंग शुरू हो गई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स। मतलब ये आपके पास दो, एक पोल ये है और एक पोल ये है ना, इन दोनों के दरमियान आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपस में इस तरह ज्वाइन कर रही है। बीच में अगर आपके पास क्या है, कैथोड रेस है, तो ये परपेंडिकुलर से मुराद आपके यहाँ पे आपके बुक में जो चीज मेंशन है वो है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ना तो वो नॉर्थ पोल की तरफ गया, ना तो वो साउथ पोल की तरफ गया, बल्कि कहां पे गया बेटा, परपेंडिकुलर टू दी लाइंस ज्वाइनिंग टू पोल्स से उसने अपनी डेविएशन शो की, अपनी एक बिहेवियर शो की। इट मींस कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाए, वो अपनी बेंडिंग शो करती है बेटा, अपने जो है जो पाथ है उसको वो छोड़ के किसी और पाथ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में जे पेरिन ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो लाइन थी, जो कैथोड रेस थी बेटा, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस, उसने अपने बिहेवियर शो की। ठीक है बच्चे, इसके बाद इसी बिहेवियर को जोसेफ जॉन थॉमसन ने, जे थॉमसन, जिसको हम नाम देते हैं जे जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है, थॉमसन ने क्या किया बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया, बट उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने क्या देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या कर दिया बेटा, इसने बेंडिंग शुरू कर दी। इट मींस यहां से क्या चीज प्रूफ हो गई बेटा, यहां से जो चीज प्रूफ हुआ दैट वाज कि कैथोड रेस के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चे, कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करने के बाद ये चीज ऑब्जर्व की गई। ठीक है बच्चे, इसके बाद अगर हम मोड ऑफ मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा कि जो कैथोड रेस है प्रोड्यूस्ड शार्प शेडो। मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि प्रोडक्शन जो है, कैथोड रेस प्रोड्यूस अ शार्प व्हेन फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल करें वो क्या करेंगे बेटा, शार्प शेडो। ये चीज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, दिस विल शोस वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन या वेव नेचर ऑफ द कैथोड रेस, यू कैन से सिंपल वर्डिंग में। ठीक है बेटा, यहां से आपको क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव नेचर। ठीक है बच्चे, वेव नेचर आपके पास, वेव नेचर आपके पास क्या शो कर रहे थे बेटा, दिस मोड ऑफ मूवमेंट। ठीक है बच्चे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे थे। इसके बाद अगले आपके पास प्रॉपर्टी है पार्टिकल मटेरियल नेचर या मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करें
तो मटेरियल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि अगर आप किसी लाइट पेडल को इन द पाथ ऑफ कैथोड रेस रख दे तो ये लाइट पेडल को क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे, मूव करेंगे। एज ए रिजल्ट दे विल शोज द मटेरियल इन नेचर, ठीक है बेटा, पार्टिकल इन नेचर, मीन टू से कि आपके पास किसी भी कैथोड रेस के अंदर एक फिक्स्ड वेलोसिटी भी होगी और फिक्स्ड मतलब मीन टू से मोमेंटम है, इसके अंदर कह सकते हैं मोमेंटम है, वेलोसिटी भी है और मास भी है, ठीक है बच्चे, मास एंड वेलोसिटी दोनों हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। ई बाई एम रेशियो की अगर हम बात करें, ई बाई एम चार्ज टू मास रेशियो की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल थी बेटा इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली इक्वल थे बेटा, इसीलिए हमने इसको कहा कि भाई कैथोड इज नथिंग एल्स बट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन पावर इसकी कम है बेटा, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर इसमें हम डिस्कस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग टू योर एमसीक्यूज, नेमिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को जिस बंदे ने नाम दिया था उसका नाम था स्टोनी। स्टोनी ने इस कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, ठीक है बच्चे। अब आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा आपका, तो वो ज़रा आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करें बेटा, आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे बेटा, और आज आपका एफएलपी में यहाँ तक शामिल, ये टॉपिक शामिल नहीं है, इससे पहले शामिल है, ठीक है बच्चे। आपके स्क्रीन पे टेस्ट शो हो जाएंगे बेटा, ज़रा आप टेस्ट अटेम्प्ट करें। किसी को टेस्ट एमडीकेट नम्स, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, टेस्ट शो ना हो तो पेज को रिफ्रेश करें और स्टार्ट द टेस्ट कर दें। अच्छा बेटा, आज एफएलपी है इस वजह से आपका टेस्ट कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चे, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, टेस्ट कैंसिल हो गए, ठीक है बच्चे। तो बस ठीक है बेटा, अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा आज के लेक्चर के हवाले से, ठीक है, और रिव्यूज़ लाजमी दे देना, ठीक है बेटा। रिव्यूज़ से मुझे पता चल जाएंगे कि बच्चों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।